गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। हम शुरुआत करते हैं। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे साइटोलॉजी में, तो साइटोलॉजी में हम लोगों का सिंड्रोम हो चुका था। सिंड्रोम के बाद जो नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, इसको नाभिकीय अम्ल भी बोलते हैं इसको। अब जो कोशिका में नाभिकीय अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं आरएनए। डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। पीडीएफ नहीं आ रहा है, जरा देख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ तो भेज दिया गया है। ठीक है, दो प्रकार के नाभिकीय अम्ल होते हैं। एक को बोलते हैं डीएनए, डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरे को हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, दो प्रकार के रासायनिक पदार्थ। आपके सेल का पीडीएफ बहुत बड़ा बड़ा है सर। तो छोटे छोटे में दूं? अगर मैं कम कंटेंट दूंगा तो बोलेंगे कि सर बहुत कम दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ अपलोड है आप लोगों का, एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, और मटेरियल आपके पास कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी आपको पीडीएफ में दिया जा रहा है वो सारी चीजें, और वहां सारे से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि डे बाय डे आपका एग्जाम अब पहले जैसा नहीं है कि बस इजी है। थोड़ा सा एग्जाम अब आपका टफ होता जा रहा है। ठीक है ना, तो आप ये मत सोचिए कि पीडीएफ बड़ा है, पीडीएफ छोटा है। ठीक है ना, हाँ, सेल का पेज इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो पीपीटी से पीडीएफ बना है ना, इसलिए वो स्लाइड से पीडीएफ है, इसलिए आपका पेज ज्यादा होगा। इसके बाद अब जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो कम पेज का रहेगा। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, 10-20 रुपए ज्यादा ही लग जाएगा ना उसका निकालने में, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना, हाँ। तो एक चीज, नंबर ऑफ पेज सेल में ज्यादा रहा होगा, बाकी में आप नंबर ऑफ पेज ज्यादा नहीं रहेगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। नाभिकीय अम्ल दो प्रकार के, एक को हम बोलते हैं डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं आरएनए। अब ये मारूफ अली हमको नहीं पता है, ये मैनेजमेंट को पता होगा कि झारखंड का क्लास कब से स्टार्ट होगा। ये हमको जानकारी नहीं है, मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। और स्ट्रक्चर आप देखिएगा, डीएनए का इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो डीएनए हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप का। ठीक है, और हमारा जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। ठीक है ना, डबल हेलिकल होता है। तो अगर हम देखें कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलते हैं डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं आरएनए। ठीक है ना, और ये दोनों बने होते हैं, डीएनए आरएनए, ये दोनों बने होते हैं करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स के, करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है ना, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, तो ये करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि एक न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है, तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि डीएनए में क्या है।
अगर पता चल जाए कि एक न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या है तो ये भी पता चल जाएगा कि आरएनए में क्या क्या होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, अब देखिए, अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है। तो अगर हमको पता चल जाए कि न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है, अब चलो, अब तुमको अगर हिंदी में ही लिखना है तो आप ऐसे लिखो हिंदी में। ठीक है ना। चलो लिखो हिंदी में। ऐसे लिखो, लिखना है हिंदी में आप तो लिख लीजिए। फिर आप आ जाइए, लिखिए इसमें। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तो है, कोई अंतर तो है नहीं, है ना। सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो और इतना भी आप हिंदी नहीं लिख सकते हो धनंजय जी। ठीक है। और जिसका हिंदी शब्द नहीं है उसको मैं कैसे लिखूंगा। थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलिए, आप लोग सिविल सर्विसेज बनने वाले हैं, है ना। चलिए, तो डीएनए और आरएनए ये दोनों किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। अब एक न्यूक्लियोटाइड्स में अगर हमको पता चल जाए कि एक न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है तो ये पता चल जाएगा कि डीएनए में क्या है और आरएनए में क्या है। ठीक है ना। तो एक न्यूक्लियोटाइड्स में पहला एक मॉलिक्यूल होता है 5 कार्बन सुगर, 5 कार्बन सुगर। ठीक है ना। तो अब ये जो 5 कार्बन सुगर होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं राइबोज सुगर, राइबोज सुगर। ठीक है ना। देखिए, हिंदी अगर हमको लिखना होगा तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, राइबोज सुगर। ठीक है ना। तो एक में होता है 5 कार्बन राइबोज सुगर, ये है। ठीक है ना। दूसरा सुगर होता है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज सुगर। ठीक है ना। तो एक है आपका राइबोज सुगर और दूसरा है क्या आपका डीऑक्सी राइबोज सुगर। अंतर देखिए, कहीं पर भी अगर डीऑक्सी शब्द आ गया तो ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और डी का मतलब होता है कम। तो अगर हम इसका फार्मूला देखें तो ये है C5H10O5 और इसका फार्मूला होगा C5H10O4। कभी आपसे फार्मूला नहीं पूछेगा, बस मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो इस न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल तो शुगर का होता है, फिर उसके बाद एक मॉलिक्यूल होता है नाइट्रोजन क्षार का, नाइट्रोजन क्षार या इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। अब ये जो नाइट्रोजन बेस आपका होता है, ये नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं। यानी कि अगर इनका हमको, अब ये जो नाइट्रोजन क्षार होता है आपका, ये दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं प्यूरीन और दूसरे को हम बोलते हैं पिरिमिडीन, प्यूरीन और पिरिमिडीन। ठीक है ना। फिगर देखिए यहां पे, ध्यान से देखिएगा, ये जो आप यहां पे ये स्ट्रक्चर देखिए, ये 5 कार्बन सुगर फास्फेट का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। और यहां पर जो प्यूरीन और पिरिमिडीन की बात कर रहे हैं, तो प्यूरीन पिरिमिडीन में एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 2 रिंग है। ठीक है ना। और यहां पर भी 2 रिंग है।
ठीक है ना। तो उसी के आधार पर ये जो प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है, ये स्ट्रक्चर में इनका अंतर होता है, ठीक है ना। ये सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल रिंग, और ये कैसे होते हैं आपके डबल रिंग। हाँ, डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। जिसका हिंदी और इंग्लिश डिफरेंस होगा मैं आपको लिख दूंगा, नो डाउट, इसमें हम बता भी देंगे। और मैं बोलता भी हूं कि देखिए ये इंग्लिश शब्द है, इसका ये हिंदी है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलता हूं। माइट्रोकांडिया आया तो मैंने बोला वो सूत्रकणिका है, ठीक है ना, जिसका हिंदी नहीं है। अब यहां पर देखो, अब डीऑक्सीराइबोज, इसको उसी तरीके से हिंदी लिखोगे, सेम जो इंग्लिश वर्ड हिंदी वर्ड में वैसे ही लिखी जाती है, तो दोनों लिखना कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो पिरिमिडीन और प्यूरिन ये दो प्रकार के क्या हैं आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो प्यूरिन के दो एग्जाम्पल हैं, एक को हम बोलते हैं एडेनिन, एडेनिन, और दूसरे को हम बोलते हैं, एक है एडेनिन और दूसरा है आपका ग्वानिन। इसका अगर हम देखें तो साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, तीन एग्जाम्पल हैं किसके आपके पिरिमिडीन के। और प्यूरिन के कितने एग्जाम्पल हैं? दो। और ये जो प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, ये आपस में क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं, ठीक है ना, जुड़े रहते हैं। तो एडेनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ग्वानिन को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, थायमीन को टी से, और यूरेसिल को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब एक तो है इसमें 5 कार्बन शुगर न्यूक्लियोटाइड्स में, दूसरे में नाइट्रोजन क्षार दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल अगर हम यहां पर बात करें तो इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप दोनों में कॉमन होता है। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स में कितने होते हैं? कुल 3 अणु होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका 5 कार्बन देखो सुगर होता है, दूसरा नाइट्रोजन क्षार होता है, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 अणु मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, और ऐसे ही करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक डीएनए। और करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक आरएनए बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि डीएनए में क्या क्या होता है, तो डीएनए में पहला मॉलिक्यूल अगर हम शुगर के तौर पर देखें तो शुगर के तौर पर डीएनए में होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये पहला। फिर दूसरा अगर हम नाइट्रोजन क्षार देखें तो नाइट्रोजन क्षार में दोनों होगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन क्षार में डीएनए में होता है एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन क्षार। तीसरा अणु क्या होगा इसमें? फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये किस में होगा? आपके डीएनए में। तो आरएनए में क्या है? अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में अब डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो आरएनए में अब यहां पर क्या होगा? राइबोज शुगर होगा, पहला। दूसरा, अब यहां पर देखो नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन है, तो यहां पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, अब थायमीन के स्थान पर आरएनए में क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरा दोनों में कॉमन है, वो है आपका फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप ये क्या है? दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो डीएनए और आरएनए, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, जो न्यूक्लिक अम्ल है, नाभिकीय अम्ल इसको बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलते हैं डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं आरएनए। ये बने होते हैं किसके? करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं।
और एक न्यूक्लियोटाइड्स में एक 5 कार्बन सुगर, एक नाइट्रोजन क्षार और एक फास्फेट ग्रुप होता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक डीएनए बनाते हैं। और अगर डीएनए में देखा जाए तो सुगर कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज सुगर। ठीक है ना। आरएनए में कौन सा सुगर है, राइबोज सुगर। ठीक है ना। ठीक है। क्लोरोसिल और साइटोसिन से ना कैरोसिल अलग होता है। ठीक है ना। अब कैरोसिल क्या होता है, यूरोसिल होता है पीकू जी। ठीक है। ये तीनों नाइट्रोजन क्षार हैं, ये तीनों अलग अलग रासायनिक पदार्थ हैं और तीनों का स्ट्रक्चर यहां पे अलग है। एडेनिन और ग्वानिन का भी स्ट्रक्चर अलग है। मेजर इनका स्ट्रक्चर क्या है कि ये वन रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और पिरिमिडिन कैसा होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में, तो डीएनए आरएनए में यहीं पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज सुगर, आरएनए में राइबोज सुगर, नाइट्रोजन क्षार एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, और यहां पर एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और फिर क्या होता है, यूरेसिल होता है। दोनों में फास्फेट ग्रुप क्या होता है, कार्बन होता है। एक चीज और जानिएगा, हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। तो एडेनिन जुड़ता है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से। और ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। तो दो प्रकार के आपके नाभिकीय अम्ल होते हैं, एडेनिन सॉरी डीएनए और आरएनए। ठीक है। अब अगर हम पर्टिकुलर एक की बात करें, किसकी, डीएनए की बात करें, तो हमारा जो डीएनए होता है, देखिए रियल स्ट्रक्चर आपका डीएनए ये है। हाँ, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है ना। नेचुरली उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, पाया ही नहीं जाता है। ठीक है ना। अब क्यों नहीं होता है, ये तो किसी को नहीं पता है। ठीक है ना। यूरेसिन दूसरा है, यूरेसिल दूसरा है। ठीक है ना। हाँ। अब ये डीएनए में क्यों नहीं पाया जाता है, हो सकता है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल हो उसको सपोर्ट ना करता हो। ठीक है ना। तो डीएनए में नहीं होता, डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है, थायमीन होता है, और आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है। अब ये जो डीएनए का आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहां पे देखिएगा, हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल। तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थायमीन के साथ। ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ। अब यहां पे देखिए, यहां पर एडेनिन है और यहां पर ये क्या है, थायमीन है। ठीक है ना। अब ग्वानिन को अगर देखा जाए, सपोज दैट ये साइटोसिन है और आप यहां पे देखिए ये ग्वानिन है। ठीक है ना। तो जो डीएनए होता है, तो डीएनए जो होता है, हाँ दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन थायमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़े रहते हैं। अब अगर हम अपने डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें, तो हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, डबल हेलिकल। तो डबल हेलिकल में डीएनए के स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन के साथ ऐसे जुड़ा रहता है। और एक कोशिका में जो डीएनए होता है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। एक कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए होता है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, लेकिन इस डीएनए की एक घुमाव की लेंथ फिक्स होती है, और वह कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस 34 एंगस्ट्रॉम में कितने नाइट्रोजन क्षार फिक्स होते हैं, उनकी संख्या होती है 10। ठीक है ना। तो अगर हम इसको रे डायग्राम में आपको बनाएं, तो देखिए ऐसे
और हमारा डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है। तो डबल हेलिकल में ये दोहरा आवरण होता है डीएनए का, इस टाइप में। ये डीएनए, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये जो बाहरी आवरण होता है डीएनए का, ये बना होता है सुगर और फास्फेट का। ठीक है ना? अब ये क्या है आपका? सुगर। और ये क्या है आपका? फास्फेट। ठीक है ना? तो जो हमारा डीएनए होता है, उस डीएनए का जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण किसका बना होता है? सुगर और फास्फेट का। और इन्हीं के बीच लगा होता है आपका नाइट्रोजन क्षार। तो एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? थाइमीन के साथ। ठीक है ना? ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। लेकिन कौन से बॉन्ड के द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है ना? अब ये कौन सा है? इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना? और अगर हम इसके डायमीटर को देखें तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए की पूरी एक घुमाव अगर देखें तो डीएनए की एक घुमाव की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और इस 34 एंगस्ट्रॉम में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं आपके। ठीक है ना? कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 10 नाइट्रोजन क्षार। तो अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, और ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे कोशिका के केंद्रक में होता है, और ये लेंथ लंबी होती है। ठीक है ना? बट एक घुमाव की जो लेंथ है, मानव की बात कर रहे हैं, एक घुमाव की जो लेंथ होती है फिक्स होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और जिसमें कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ना डीएनए, तो डीएनए में सबसे अधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो पाया जाता है फास्फेट, सबसे अधिक मात्रा में। फास्फेट के बाद दूसरा है कार्बन, तीसरा है नाइट्रोजन, और चौथा है आपका ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में डीएनए में फास्फेट होता है, और इसी फास्फेट के कारण डीएनए में मजबूती रहती है। यानी कि फास्फेट जो होता है, सुगर और फास्फेट डीएनए का एक बैकबोन होते हैं, मजबूती क्रिएट करते हैं। डीएनए, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। हमारे जीवन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं, वह सब के सब कहां समाहित होती हैं? डीएनए में ही समाहित होती हैं। और जो भी, जैसे आपकी लंबाई कितनी होगी, आप गोरे होंगे, काले होंगे, जितना भी कैरेक्टर है, ये सारा जो कैरेक्टर होता है वह डीएनए में ही रहता है। ए टू जेड सारा कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर किस में रहता है? इसी नाइट्रोजन क्षार में रहता है। यही नाइट्रोजन क्षार है मेन कैरेक्टर वाला। ठीक है ना? आप इसको थोड़ा सा अपने वे में समझिएगा। ठीक? जैसे मान लीजिए कि आप कोई मोबाइल खरीदते हो, है ना? तो मान लीजिए कि आप अपना मोबाइल मान लीजिए खरीदे, उसके कीपैड में गए, जाते हैं, आप टाइप करते हैं, मान लीजिए टाइप किया संजय। तो ऐसा तो नहीं कि आप उस मोबाइल में नाम पहले से फिट किए हुए हैं, नहीं ना। आप SANJAY आप टाइप करते तो संजय है, लेकिन आपका जो मोबाइल है वो संजय को थोड़ी रीड करता है, वो डिजिटल पद्धति पे काम करता है।
वो सिर्फ दो ही पॉइंट पे काम करता है, 0 और 1। दुनिया के जितने भी सारे शब्द हैं इसी पर समाहित हैं, 0 पर और 1 पे। जो आपका फोन है या फिर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, 0 और 1 पे। तो जैसे आपका डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट है वो कोड के रूप में कार्य करता है, उसी तरीके से आपके शरीर में जितने भी कैरेक्टर बनते हैं उन सभी के लिए सूचना कोड के रूप में होती है, और वह कोड होता है डीएनए में, और वह कोड कुछ नहीं होता है, वो होता है नाइट्रोजन क्षार। ठीक है ना? तो एक गुणों के लिए, मान लीजिए कि आपके सर में बाल को उगाना है, तो बाल को उत्पन्न करने के लिए कम से कम 3 नाइट्रोजन क्षार चाहिए। यानी कि आपके शरीर में एक गुणों को डेवलप करने के लिए, एक गुण को उत्पन्न करने के लिए कम से कम 3 नाइट्रोजन क्षार की जरूरत पड़ती है। और यही जो कम से कम 3 नाइट्रोजन क्षार वाला जो एरिया है डीएनए का, यही क्या कहलाता है? जीन। ठीक है ना? यही जीन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस डीएनए में ढेर सारे जीन लगे होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन क्षार की संख्या तो करोड़ों में है। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि एजीटी, मान लीजिए कि अगर एजीटी है, ये आपका क्या बना रहा है? बाल बना रहा है। फिर उसी तरीके से सीसीटी है, हो सकता है नाक बना रहा हो। ठीक है ना? तो कम से कम एक गुणों को व्यक्त करने के लिए, एक कैरेक्टर के लिए 3 नाइट्रोजन क्षार की जरूरत पड़ती है। और यही 3 नाइट्रोजन क्षार वाला जो पार्ट है डीएनए का, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, खंड होता है, उसी को हम बोलते हैं जीन। उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और जीन को ही हम बोलते हैं आनुवंशिकता की इकाई। गुणसूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, तो गुणसूत्र को बोला था कि आनुवंशिकता का वाहक। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। और जीन क्या है? आनुवंशिकता की इकाई। तो जो रियल कैरेक्टर होता है वह इसी डीएनए के नाइट्रोजन क्षार में ही क्या रहता है? स्थित रहता है, कोड के रूप में रहता है। जब आपके शरीर में कोई नया कैरेक्टर बनाना होता है तो डीएनए इसी कोड को कहां भेजता है? आरएनए के पास भेजता है। और आरएनए क्या होता है कि उस कोड को, आरएनए उस कोड को रीड करके उसके आधार पर प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है? आरएनए इसी जीन के डीएनए के कोड को रीड करके क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है ना? क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। मैं फिर से आपको एक बार बोल दे रहा हूं कि जो डीएनए होती है, द्विकुंडलित स्ट्रक्चर होती है। और डीएनए के द्विकुंडलित स्ट्रक्चर को बताने वाले सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक थे। वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने सबसे पहले डीएनए की संरचना को बताया था। ठीक है ना? कि मानव का जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है। और ये विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खोज थी कि मानव के डीएनए का स्ट्रक्चर किसने बनाया? तो वो बनाए थे आपके वाटसन और क्रिक साहब ने। तो मानव का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है। इसके एक घुमाव में की लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और इस 34 एंगस्ट्रॉम में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है ना? डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस चीज को आप लोग रटे रहिएगा। ठीक है? जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है ना, इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है ना, सभी का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, विषाणुओं को छोड़कर। जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अधिकांश जंतुओं का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। मनुष्य का भी आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए इस ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा रासायनिक पदार्थ है
जिसके अंदर खुद से अपने जैसा दूसरा पदार्थ बनाने की क्षमता होती। यानी कि ये जो डीएनए होता है अपने जैसा दूसरा डीएनए बना सकता है, और ये क्षमता सिर्फ किस में होती है? डीएनए में होती है। बाकी किसी भी पदार्थ में ये क्षमता नहीं है कि वह अपने जैसा दूसरा बना ले। ये सिर्फ डीएनए होती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन। ठीक है ना? तो विषाणुओं को छोड़कर लगभग सभी जंतुओं का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए अपने जैसे दूसरे अणुओं को बनाने की क्षमता भी रखता है, और इसी क्षमता को हम बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन। डीएनए में सबसे अधिक मात्रा में फास्फेट पाया जाता है, जो डीएनए का एक तरीके से क्या होता है? बैकबोन होता है। डीएनए में अपने जैसे दूसरे अणु की बनाने की क्षमता होती है। इसलिए इस प्रक्रिया को हम डीएनए का रेप्लिकेशन या द्विगुणन कहते हैं। जीवन से संबंधित किसी भी जीव के, किसी भी पौधे के, किसी भी जंतु के जीवन से संबंधित सारी सूचनाएं डीएनए में ही क्या होती है? समाहित होती, सारी सूचनाएं। ठीक है ना? और इसी डीएनए से आरएनए का भी निर्माण होता है। इसी डीएनए से आरएनए का भी निर्माण होता है। मेंस में, बायोटेक में एक चीज और पढ़ा होगा आप लोगों ने, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है ना? शायद मेंस की आप लोगों की क्लास चल रही होगी। तो किसी ने इसमें से पढ़ा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छाप? ठीक है ना? वो भी इसी में है। जितने भी हम्म, जितने भी आपके मानव हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी व्यक्तियों का जो डीएनए होता है वह समान होता है। यानी हर व्यक्तियों का 99.99% डीएनए क्या होता है? सेम होता है। ठीक है ना? लंबाई भी सेम होती है। आइडेंटिफाई करने के, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़े हैं, हाँ, डीएनए से आरएनए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू डीएनए क्या करता है? आरएनए बनाता है। डीएनए से आरएनए की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना? उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जीन एडिटिंग दूसरी चीज है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दूसरी चीज है। ठीक है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ओम कुमार रवि जी किसकी जांच करते हैं? यार आप लोग बताएं हमको। अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, नहीं, फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग होता है, और जो आपने सिंबल भेजा है ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं है, ये बायोमेट्रिक प्रिंटिंग है। अरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम किसकी जांच करते हैं? क्या ऐसी जांच करते हैं तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिल जाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किससे करते हैं, ये नहीं पता है। डीएनए फिंगरप्रिंट में ऐसा क्या होता है कि पता चल जाता है कि ये इसी व्यक्ति का बच्चा है या इसी की डेड बॉडी है? कुछ तो होगा ऐसा जिसकी हम जांच करते हैं। हम्म, आप लोग सिर्फ नमूनों को बता रहे हैं कि डीएनए की जांच किस में होती है। तो जाहिर सी बात है, किस डीएनए कहां पाया जाता है? केंद्रक में। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक हो, वहां से लेके हम डीएनए की जांच कर सकते हैं। अब इस डीएनए की जांच में हम करते क्या हैं? डीएनए के किस पार्ट का जांच करते हैं? मैसेंजर आरएनए कहां पे आ गया? ना ना, बिल्कुल नहीं। आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे।
मैं नमूनों की बात नहीं कर रहा हूं कि ब्लड लेते हैं, बाल लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इससे तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जांच करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या जांच होती है? जैसे मान लीजिए आपको बुखार है तो बोलेंगे ब्लड जांच करना है। तो बुखार है तो ब्लड जांच में क्या जांच करेंगे? बैक्टीरिया की जांच करेंगे ना, वायरस की जांच करेंगे या किसी पदार्थ की जांच करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से जो डीएनए होता है, उस डीएनए में हम क्या जांच करते हैं। हाँ, अब रुक जाइए, अब कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा, बस समझिए। नहीं, कुछ नहीं, ये सब भी नहीं होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब ये जो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, ठीक है ना, अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर में, हाँ बस ध्यान से सुनिएगा, आप कुछ टाइप मत करिए, अदरवाइज मैं मैसेज पढ़ूंगा तो ध्यान भटक जाएगा। अब ये जो डीएनए आप देख रहे हो ना, 99.99% सभी लोगों का डीएनए क्या होता है? समान होता है, कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मेरा डीएनए है वैसे आपका डीएनए। अंतर सिर्फ कितना होता है? 0.1%। और इसी 0.1% के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से क्या है? भिन्न है, अंतर है, शकल सूरत वगैरह सब में। बाकी जितने भी इस धरती पर मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों का डीएनए क्या है? सेम है। यानी कि लेंथ भी सेम है, नाइट्रोजन क्षार की संख्या भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, सब कुछ क्या है? समान है, कोई अंतर नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप नाइट्रोजन क्षार देख रहे हो ना, ये तो 34 एंगस्ट्रॉम में है, कितना? 10 नाइट्रोजन क्षार, ठीक है ना। अब इसी तरीके से बहुत सारी लंबी श्रृंखला है डीएनए की। मान लीजिए हर एक व्यक्तियों के अंदर, ठीक है ना, हर एक व्यक्तियों के अंदर इसी डीएनए में, इसी नाइट्रोजन क्षार में कम से कम 8 से 10 ऐसे नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो अपने आप को बार बार क्या करते हैं? रिपीट करते रहते हैं। और वो जो रिपीटेड नाइट्रोजन क्षार है, उसी को हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन क्षार है, कम से कम कितने? 8 से 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है ना, सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। अब मान लीजिए यहां पर मैं व्हाइट कलर में बना रहा हूं, मान लीजिए कि कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, रेड कलर ले लेता हूं, देखिए, मान लीजिए कि ये जो पोर्शन है हमारा, इतना पोर्शन, इतने पोर्शन में मान लीजिए कि ए सी टी जी ए, कितने नाइट्रोजन क्षार? 8 से 10 नाइट्रोजन क्षार, ठीक है ना। मान लीजिए 8 से 10 नाइट्रोजन क्षार यहां पर हैं, ठीक है। हम नंबरिंग करेंगे, मान लो 1 नंबर, 2 नंबर, सेम यही नाइट्रोजन क्षार एक निश्चित दूरी के बाद मान लो यहां पर पाए जा रहे हैं। सेम जो यहां पर है वो यहां पर है। किस नंबर पे आ गया? ये 4 नंबर पे, ठीक है ना। फिर ठीक वही नाइट्रोजन क्षार मान लो यहां पर भी है, 6 नंबर पे। ठीक वही नाइट्रोजन क्षार कहां पे है? यहां पर 8 नंबर पे। तो हर एक व्यक्तियों में, ठीक है ना, हर एक व्यक्तियों में 8 से 10 ऐसे नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो बार बार पूरे डीएनए की श्रृंखला में एक निश्चित दूरी के बाद रिपीट करते रहते हैं। एक निश्चित दूरी के बाद क्या करते रहते हैं? वो रिपीट करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पर ये 8 से 10 नाइट्रोजन क्षार हैं, ये 2 के डिफरेंस पर मान लो हमारे अंदर रिपीट कर रहे हैं। तो अब यही पोजीशन 2 नंबर पे मिली, फिर किस नंबर पे मिली? 4 नंबर पे मिली, फिर किस नंबर पर मिली? 6 नंबर पे मिली। तो अगर मान लो कि हमारे अंदर ये 2 के डिफरेंस पर रिपीट कर रहा है, तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति के अंदर ये 2 के डिफरेंस पर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है ना। किसी के अंदर भी 2 के डिफरेंस पर रिपीट नहीं करेगा। ये हमारी अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है। तो हर एक व्यक्तियों के डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जिनकी संख्या 8 से 10 होती है, उस नाइट्रोजन क्षार को माइक्रो सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, या एक नाम और बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं VNTRS,
वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, यानी कि ये नाइट्रोजन क्षार डीएनए के क्रम में बार बार अपने आप को क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। और यही रिपीटेड जो नाइट्रोजन क्षार होता है उसी को हम माइक्रोसैटेलाइट डीएनए या फिर VNTRS कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो VNTRS होता है ये हर व्यक्तियों में अलग अलग होता है, हर व्यक्तियों में अलग अलग होता है। यहां तक कि माता का भी अलग होगा, पिता का भी अलग होगा, और उनसे उत्पन्न बच्चों का भी क्या होगा, अलग होगा। हर व्यक्ति का अलग अलग है VNTRS। अगर मेरे में ये 2 के डिफरेंस पर रिपीट कर रहा है तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति के अंदर ये 2 के डिफरेंस पर रिपीट कभी नहीं करेगा। ये हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या होता है आप जान जाइए, इसी VNTRS की जांच की जाती है, ठीक है ना। यानी किसी भी व्यक्ति की आनुवंशिक स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने की जो तकनीकी है वह है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में VNTRS की जांच की जाती है, और इसकी जांच करने के लिए हम उन कोशिका को लेते हैं जिस कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है ना। सिंपल सा, ये रटने की जरूरत नहीं है कि बाल है, ये है, वो है, कुछ नहीं। सिंपल सा आप समझिए, जिस कोशिका में केंद्रक है उस कोशिका का हम डीएनए जांच कर सकते हैं। और डीएनए जांच में क्या, किसकी जांच की जाती है, VNTRS की, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की। और इसी को कहा जाता है माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। क्यों सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है, क्योंकि सैटेलाइट्स घूमता रहता है। तो ये भी डीएनए क्या करता है, डीएनए के एक निश्चित दूरी के बाद अपनी क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है। अब आपके दिमाग में यह भी होगा कि सर माता पिता से बच्चे की पहचान कैसे होगी, माता का अलग VNTRS, पिता का अलग VNTRS और बच्चे का अलग VNTRS, तो कैसे पता चलेगा कि ये उन्हीं का बच्चा है। तो इसमें भी है, मान लो पिता का VNTRS 2 के डिफरेंस पर रिपीट कर रहा है, मान लो माता का VNTRS 3 के डिफरेंस पर रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे का जब भी डिफरेंस VNTRS रिपीट करेगा इन बिटवीन 2 and 3, एक से ज्यादा बच्चे हैं तो इसी मध्य के आसपास ही क्या करेगा, VNTRS रिपीट करेगा। ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए का सैंपल किसका, डीएनए का सैंपल, डीएनए अगर डीएनए फिंगरप्रिंट करना होगा तो सैंपल के तौर पर क्या चाहिए हमको, कोशिका ही तो चाहिए। उस कोशिका से हम क्या करेंगे, उसका VNTRS निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जब VNTRS, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है, मान लीजिए, जैसे आप देखिएगा अहमदाबाद में एरोप्लेन प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, मैक्सिमम लोग मर गए थे, सभी लोग ही लगभग मर गए थे, उनका डीएनए जांच हुआ, ठीक है। अब उनका डीएनए जांच हुआ तो कैसा, भाई जिन्होंने टिकट कराया उनके फैमिली वाले भी तो थे, और जब फैमिली वाले थे तो जितने टिकट कराए थे लोग उनके फैमिली वालों का सैंपल लिया गया, फिर पूरे डेड बॉडी का सैंपल लिया गया सेल, और उनका VNTRS निकाला गया और फैमिली वालों का VNTRS निकाला गया, फिर उससे मैच कराया गया तो पता चला इस फैमिली का ये डेड बॉडी है, इस फैमिली का ये डेड बॉडी, ऐसे पहचान होती, ठीक है ना। तो जब भी माता पिता से बच्चों का VNTRS डिफाइन होगा इन बिटवीन 2 and 3, माता पिता के बीच में होगा। एक से ज्यादा बच्चे हैं तो बीच के ही आसपास होंगे, ठीक है ना। अगर किसी, मान लो कि ये फादर हैं और ये मदर हैं और ये इनका चाइल्ड है, और सपोज दैट कि इस बच्चे का VNTRS 2.1 पे रिपीट कर गया, मान लो, हाँ, हेयर के जड़ों में डीएनए होता है, ऊपर डीएनए नहीं होता है। ये जो बाल आप ऊपर लहराते हो ना, तेल शैम्पू वगैरह जो कुछ भी लगाते हो, इट इज द डेड पार्ट। जड़ सहित बाल निकालोगे तो जड़ में केंद्रक है, ये तो ऊपर का जो आपका लहरा रहा है ये तो डेड पार्ट है, ये जीवित थोड़ी है। बालों की ग्रोथ जड़ से होती है। आप जो शैम्पू वैम्पू लगाते हो ना तो बाल का डस्ट केवल हटाता है, शैम्पू से थोड़ी न्यूट्रिशन मिलने वाला है आपके बालों को, न्यूट्रिशन मिलता है ऑयल से, जब आप बालों में तेल ओल लगाते हो, ठीक है। तो जड़ सहित बाल है तो जड़ में केंद्रक होता है। जैसे आपका नाखून है, ये भी डेड है, लेकिन जो नाखून पीछे स्किन से जुड़ी हुई है उसमें सेल, उसमें है सेल, बाकी ऊपर का जो नाखून है वो क्या है, डेड है। तभी तो आप नाखून को काटते हो तो दर्द नहीं होता है, लेकिन नाखून उखाड़ो तो दर्द होगा, क्योंकि जड़ों में कोशिकाएं, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पैतृकता का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज किसके अंतर्गत थी, डीएनए के अंतर्गत थी। अब इसी डीएनए का छोटा पार्ट, आगे ध्यान दो, इस डीएनए का वह छोटा से छोटा पार्ट जो कम से कम एक गुणों को व्यक्त करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है ना, डीएनए का वह छोटा से छोटा पार्ट जो कम से कम क्या करता है, एक गुणों को व्यक्त करता है, उसको हम बोलते हैं जीन। और जीन को हम बोलते हैं आनुवंशिकता की इकाई, क्योंकि एक डीएनए में ढेर सारे जीन लगे हुए हैं, है ना, बहुत सारे जीन लगे हुए हैं। रिसर्च से पता चला है कि जो जीन होता है, जो जीन है, लगभग 35,000 ऐसे जीन हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, किसी न किसी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जितने भी जीन हैं, जितने भी डीएनए हैं, एज इट इज उसी तरीके से पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं करते हैं। उसी को हम बोलते हैं जंक जीन या कबाड़ जीन, या जंक डीएनए या तो फिर कबाड़ डीएनए। ठीक है, ठीक। तो डीएनए का वह छोटा से छोटा भाग जो कम से कम एक गुणों को व्यक्त करता है, उसी को हम बोलते हैं जीन, और जीन को हम बोलते हैं आनुवंशिकता की इकाई। ठीक है ना, आनुवंशिकता की इकाई। तो डीएनए, अब डीएनए के बाद क्या है, दूसरा पार्ट आता है इसका आरएनए। ठीक है ना, अब यहां पर आरएनए को देखिए, डीएनए के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आरएनए। तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, यहां पे देखिए, ये आपका है आरएनए। तो दोनों को अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए, डीएनए यहां पे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कैसा था डीएनए, डबल हेलिकल। ठीक है ना, लेकिन अगर आप आरएनए को देखोगे तो आरएनए कैसा होता है, सिंगल हेलिकल होता है। और आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, तो दोनों में पहला डिफरेंस डीएनए और आरएनए में, डीएनए डबल हेलिकल और आरएनए कैसा होता है, सिंगल हेलिकल। ठीक है ना, ये द्विसूत्री और ये कैसा होता है, एक सूत्री। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये नाइट्रोजन क्षार लगा होता है ना डीएनए में, उसी तरीके से नाइट्रोजन क्षार यहां पर भी लगा होता है, आरएनए में लगा होता है। और डीएनए से ही किसका निर्माण होता है, आरएनए से। डीएनए भी क्या करता है, आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है ना, अब ये जो डीएनए है, देखिए ऐसे, ये डीएनए है, ये यहां पर नाइट्रोजन क्षार लगा हुआ है ऐसे। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि डीएनए में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में मर जाए तो उसका माता पिता जीवित न हो, तो उस दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति का कैसे पता लगाएंगे, तो उसके माता पिता न हो, माता पिता नहीं है तो माता पिता के पीछे तो कोई ना कोई होगा, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, उनसे मैच कराएंगे। ठीक है ना, इससे भी पता चल जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, उसके उसके तहत ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तरीके बहुत हैं इसमें, तो ये सब चर्चाएं होती हैं बायोटेक में। अब उस डीएनए फिंगरप्रिंट में हम जाएंगे तो फिर आपका पूरा मेंस का क्राइटेरिया आ जाएगा, उसमें रेल्प है, फिर उसके बाद आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनसे हम डीएनए को क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। छोटा अगर कोई अमाउंट मिलता है डीएनए का तो हम उसमें पीसीआर अप्लाई कर देते हैं। तो ये सब मेंस के पार्ट हैं। ठीक है ना, वहां अगर हम यहां पे भी डिस्कस करने लगेंगे तो पता चला कि 2.5 घंटा उसी में निकल गया। ठीक है ना, तो ये मेंस में है और आप लोगों के सिलेबस में इतना है भी नहीं, तो जानने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी में ये प्रॉपर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो अब डीएनए और आरएनए, तो पहली चीज अंतर समझ में आया, थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है ना,
अब ये जो डीएनए आप देख रहे हो, इस डीएनए में क्षमता है एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाने की। तो जब ये डीएनए ये अपने हाइड्रोजन बॉन्ड को यहां पे तोड़ता है तो देखो ऐसे कंडीशन हो जाएगी। अब यहां पर ये नाइट्रोजन क्षार, यहां पर ये नाइट्रोजन क्षार, ऐसे अलग हो गया, ठीक है ना। तो अब ये जो दूसरा डीएनए है ये तो अपना खुद का एक डीएनए बना लेता है, यानी कि अब ये जो डीएनए है इसके जैसा फिर बन गया। लेकिन अब ये जो नाइट्रोजन क्षार है, ये नाइट्रोजन क्षार यहां से क्या कर देता है, डीएनए कट करके किसके पास भेजता है, आरएनए। और जब आरएनए के पास भेजा तो मान लो कि आरएनए के साथ ही जाके ये जुड़ गया। अब जुड़ गया तो ये पूरा पेयर बन गया ना, पेयर बन गया तो आरएनए क्या कर लेगा, तुरंत प्रोटीन का निर्माण कर ले, ठीक है। तो डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए डीएनए के दिशा निर्देशानुसार प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि कोड किसके पास है, डीएनए के पास। तो जो डीएनए कोड आरएनए को भेजेगा, आरएनए उसी के आधार पर क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो एक चीज तो समझ में आई कि डीएनए के पास सारी सूचनाएं हैं, ठीक है ना, सभी कुछ है, ठीक है ना। और इतना पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आया, कर तो रहा है आरएनए, प्रोटीन निर्माण कौन कर रहा है, आरएनए, बट करवा कौन रहा है, डीएनए। उससे करवा कौन रहा है, डीएनए, ठीक है ना। इसीलिए डीएनए को हम बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ, और आरएनए क्या कर रहा है, उसी आनुवंशिक पदार्थ को पहचानकर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आसान शब्दों में समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको पढ़वा कौन रहा है, केजीएस, ठीक है ना। केजीएस ने हमसे बोला कि जेपीएससी का क्लास लेना है, मैं आ गया क्लास लेने। तो अगर हमारे पास आदेश नहीं आता केजीएस का तो मैं आपको नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। तो आदेश देने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है, केजीएस। तो केजीएस क्या हो गया, डीएनए। अब उस आदेश के अनुसार पढ़ा कौन रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया, आरएनए, ठीक है ना। लेकिन प्रोडक्टिविटी कहां बनेगी, प्रोडक्ट कहां बनेगा, आप में। सिलेक्शन किसका होगा, आप। तो प्रोटीन निर्माण कौन हो गया, आप। समझा, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप डीएम एसडीएम आप बनोगे, लेकिन ये करवा कौन रहा है, केजीएस। तो केजीएस क्या हो गया, डीएनए, हम क्या हो गए, आरएनए, प्रोटीन क्या हो गया, आप। आए समझ में। तो डीएनए हमारा क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या है, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, आरएनए की संरचना सिंगल होता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। डीएनए के निर्देशानुसार ही आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये कहा कौन सी बात हो गई, मेरे समझ में नहीं आता है कि आरएनए प्रोटीन का निर्माण क्यों करता है, ठीक है ना। अगर प्रतिमा जी मैं आपसे यह पूछूं कि आप पढ़ते क्यों हो, या आप कोचिंग क्यों करते हो, सिलेक्शन के लिए। तो आरएनए प्रोटीन का निर्माण इसलिए करता है ताकि आपकी बॉडी में कोई कैरेक्टर डेवलप हो, ठीक है ना। और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, आरएनए को दी गई है। कौन दिया है, डीएनए दिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब यह कहना बिल्कुल तर्क संगत लगता है कि आरएनए प्रोटीन निर्माण क्यों करता है। जब तक प्रोटीन निर्माण नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी में कोई अंग नहीं बनेगा, बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, बॉडी का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। प्रोटीन बनने से ही सारी चीजें आपकी बॉडी में निर्मित होती, क्योंकि सेल में हम लोगों ने पढ़ा है झिल्ली किसकी बनी है, लिपोप्रोटीन की। अंग किसका बना है, लिपोप्रोटीन का। सब चीज किसका बना है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का बनना जरूरी है, और ये प्रोटीन तो कोई ना कोई तो बनाएगा ही। तो उसको बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, आरएनए को दी गई, ठीक है ना। आदेश कौन देता है, डीएनए, ठीक है ना। तो प्रोटीन इसलिए निर्मित होती है ताकि आपकी बॉडी में कैरेक्टर क्या हो सके, प्रतिमा जी, डेवलप हो सके, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है आपके डीएनए और
आरएनए में। अब ये जो आरएनए है, ये आरएनए कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जनरली जो आरएनए होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं कौन सा, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और तीसरे को हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। 3 प्रकार का आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने की सूचना को रिसीव करता है। प्रोटीन बनाने की सूचना को क्या करता है, वो रिसीव करता है। कहां से, डीएनए से, ठीक है ना। अब वो मैसेंजर आरएनए रिसीव करके किसको देता है, ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए उस मैसेज को कहां पहुंचाता है, राइबोसोमल आरएनए। और आपको पता ही है राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जैसे ही वो मैसेज राइबोसोमल आरएनए के पास पहुंचता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। मैसेंजर आरएनए मैसेज को रिसीव करता है, ट्रांसफर आरएनए उस मैसेज को रिसीव करके राइबोसोमल आरएनए के पास पहुंचाता है, और राइबोसोमल आरएनए उस मैसेज को रीड करके उसके आधार पर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया होती है किसके द्वारा, आरएनए के द्वारा, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा इस साइटोलॉजी में एक चीज और समझ जाइएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे यहां पर देखिए डीएनए। डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है, ठीक है ना। और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, ठीक है ना। डीएनए में, डीएनए से डीएनए भी बनता है, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए का बनना यह कहलाता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, या इसी को हम बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन। हिंदी में इसी को हम बोलते हैं द्वितीय गुणन। तो डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है सेल्फ रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और कभी कभी आरएनए से डीएनए भी बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है ना। सॉरी, ट्रांसलेशन नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। हिंदी होती है इसकी अनुलेखन। अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की जो हिंदी होती है उनको हम बोलते हैं रूपांतरण। रूपांतरण, ठीक है। तो ये याद रखे रहिएगा, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन या सेल्फ रेप्लिकेशन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो एक तो चार्ट आपका ये है। एक छोटा सा और चार्ट है जो आपको और डेवलप वो सही कर देगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। यहां पर देखिएगा डीएनए, डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए फिर क्या बना रहा है, प्रोटीन, ठीक है। अब आप यहां देखिएगा इस डीएनए का जो छोटा पार्ट है, स्मॉल पार्ट, डीएनए का जो छोटा पार्ट है वही क्या कहलाता है, जीन।
बताया था अभी मैंने। डीएनए का छोटा पार्ट क्या कहलाता है? जीन। और इस जीन के सभी सेट को क्या बोलते हैं? जीनोम। और इसी जीनोम की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं जीनोमिक्स। ठीक है। तो डीएनए का छोटा पार्ट क्या कहलाता है? जीन। जीन, जितने भी जीन आपके शरीर में पाए जाते हैं, जीन के सभी सेट को हम बोलते हैं जीनोम। और इसी जीनोम की स्टडी क्या कहलाती है? जीनोमिक्स कहलाती है। ठीक उसी तरीके से ए प्रोटीन, तो जो प्रोटीन का जो सेट होता है, इस प्रोटीन के सेट को हम बोलते हैं प्रोटियोम। और इसी प्रोटियोम की जो स्टडी होती है, प्रोटियोम की स्टडी को हम बोलते हैं प्रोटियोमिक्स। ये भी आप याद रखे रहिएगा। ठीक है ना? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है ना? तो डीएनए का छोटा पार्ट कहलाता है जीन। सभी जीनों के सेट को हम क्या बोलते हैं? जीनोम। और सभी जीनोम की जो स्टडी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक्स। जितने भी प्रोटीन आपके शरीर में पाए जाते हैं, सभी प्रोटीन के सेट को हम क्या बोलते हैं? प्रोटियोम। ठीक है ना? और इसी प्रोटियोम की जो स्टडी होती है उसी को हम बोलते हैं प्रोटियोमिक्स। तो जो प्रोटियोमिक्स की जो सबसे बड़ी संस्था भारत में है वो है आपका सीसीएमबी। और जीनोमिक्स की जो सबसे बड़ी संस्था है भारत में वो है आपका आईजीआईबी। ठीक है ना? आईजीआईबी। तो सबसे बड़ी संस्था प्रोटियोम की कौन सी है? सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यह है आपके हैदराबाद में। और जीनोमिक्स की सबसे बड़ी जो संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, वो है आपके नई दिल्ली में। ठीक है ना? तो इतने चीजों को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। इतना पूरा पार्ट किस में है? आपके कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी में। ठीक है ना? तो इतने टॉपिक हैं हमारे। फर्स्ट ये सब साइटोलॉजी का है। नेक्स्ट अगर हम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है बायो के बाद हम शुरुआत करेंगे किसकी? जेनेटिक्स की। ठीक है ना? इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स। ठीक है ना? हाँ, 2 मिनट का, 1-2 मिनट का समय है। अगर साइटोलॉजी से कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, बाद में तो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ही। किसी को कोई डाउट है कोशिका विज्ञान वगैरह से तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स। और इस जेनेटिक्स को हम बोलते हैं आनुवंशिकता। जेनेटिक्स को हम बोलते हैं आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता का मतलब होता है आनुवंशिक लक्षणों का माता पिता से बच्चों में पहुंचना। ठीक है ना? आनुवंशिक लक्षणों का सेल से संबंधित कोई उपकरण हो तो बताइए। उपकरण कुछ नहीं है, आपका माइक्रोस्कोप है। सारे सेल की स्टडी उसी माइक्रोस्कोप से होती है। ठीक है ना? अब तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, उससे होती है। डाउन सिंड्रोम है ना, ऑटोसोमल में 21वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में क्या होता है? मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट वाले डीएनए होते हैं। तो अगर 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में कोई परिवर्तन हो जाए, चाहे वो 1 से 2 हो जाए, चाहे कोई पार्ट उसका कट फिट जाए, तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। न बच्चा शारीरिक रूप से डेवलप हो पाता है, न ही मानसिक रूप से। मंद बुद्धि का शिकार हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं मोनोग्लोइड इडियोसी, महामूर्ख। यानी बच्चा कैसा हो जाता है?
महामूर्ख की स्थिति हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो कोशिका से संबंधित जो उपकरण है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सारी स्टडी कोशिका की इसी से होती। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है साइटोलॉजी के बाद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का तात्पर्य होता है आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं, कभी भी एक्स वाई एक साथ कैसे जाएंगे? हमेशा अंडाणु के साथ, एक अंडाणु के साथ एक ही शुक्राणु फ्यूज करता है। कभी भी एक साथ दो शुक्राणु फ्यूज नहीं कर सकते, या तो एक्स करेगा या तो वाई करेगा। एक्स और वाई दोनों कभी भी एक साथ फ्यूज नहीं करते। हाँ, सेल से पीटी में क्वेश्चन रहता है, तो कोशिका से पीटी में जितना भी क्वेश्चन आया है आप लोग उसको सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करिए, जहां तक उम्मीद है हो जाएगा। देखिए, डीएनए है, तो डीएनए का जो छोटा पार्ट है वो क्या कहलाता है? जीन। ठीक है ना? तो डीएनए का वह छोटा से छोटा भाग जो कम से कम एक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा, कम से कम एक गुणों के लिए जो जिम्मेदार होता है उसी को हम बोलते हैं जीन। और एक जीन में कम से कम 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कितने? 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। और जो जीन होता है, जो डीएनए का पार्ट होता है, वह जो होता है जीन, कम से कम एक गुणों को व्यक्त करता है, एक से ज्यादा गुणों को भी व्यक्त कर सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम एक गुणों को वो क्या करता है? व्यक्त करता है। उसी को हम बोलते हैं जीन। आप वैसे भी समझ सकते हो, जीन का मतलब होता है डीएनए का वह भाग जहां पर कम से कम 3 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित हो, कम से कम 3 नाइट्रोजन क्षार। तो उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जीन। और ये जो 3 नाइट्रोजन क्षार वाला पार्ट होता है वो आपके शरीर में कम से कम एक गुणों को व्यक्त करता, उसी को हम बोलते हैं जीन। PCNO, फास्फेट, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। ठीक है ना? जो आपके डीएनए में पाए जाते हैं। और इस डीएनए में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला पदार्थ है वो है आपका फास्फेट। हाँ, आप लोग अगर आप लोगों के पास पेपर होगा जेपीएससी का, 10 सालों का जो पेपर होगा, उस पेपर में आप साइटोलॉजी से, कोशिका विज्ञान से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको आप सॉल्व करिए। जितना हाइड्रोजन सी में होता है उतना हाइड्रोजन यू में होता है। हाँ, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन यूरेसिल के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ट्विंस अभी आएगा, मैं बताऊंगा। ट्विंस मनीषा जी आएगा इसी जेनेटिक्स में, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। अभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन मैं अलग से भी सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों का। जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं 10 साल के, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, कोई तो मार्केट में मिल जाएगा ना आप लोगों को, अंकिता जी? मार्केट में तो मिलता होगा अनसॉल्व पेपर जेपीएससी का, तो आप वहां से ले लीजिए, खरीद लीजिए, मार्केट से आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप उनके जेपीएससी के वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए पेपर, तो वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है ना? अदरवाइज नहीं होता है तो आप परेशान मत होइए, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। ठीक है ना? मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता का तात्पर्य है आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से फास्फेट और शुगर डीएनए को मजबूती प्रदान करते हैं। इसीलिए फास्फेट शुगर को हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। जैसे आपकी हड्डी में फास्फेट है ना,
तो आपकी हड्डी में फास्फेट क्या करता है? मजबूती तो प्रदान करता है, ठीक है ना? तो मजबूती प्रदान करता है। चलिए, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। जनरल साइंस के अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके जेपीएससी में आए हैं उसको तो मैं यहाँ पे करवा ही दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना? अब आपकी क्लास चल रही है तो जनरल साइंस में कोई चीज आपका छूटेगा नहीं, इतना आप बिलीव रखिए, ठीक है ना? नंबर आप क्लास 2-4 भले बढ़ जाए बट छूटेगा नहीं कुछ भी। चलिए, टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स, ठीक है ना? अब ये जो जेनेटिक्स आप देख रहे हो ना, अब ये नया ब्रांच है, नया ब्रांच है। पहले क्या है कि जेनेटिक्स नहीं था, विज्ञान का एक ब्रांच था, उसका नाम था हेरिडिटी। हेरिडिटी, ठीक है ना? तो हेरिडिटी का भी तात्पर्य यही होता है, आनुवंशिक लक्षणों का माता पिता से बच्चों में पहुंचना, ठीक है ना? और जेनेटिक्स का भी यही तात्पर्य है, माता पिता से बच्चों में पहुंचना। बट बाद में यह देखा गया कि माता पिता गोरे, बच्चा सांवला, है ना? तो अभी मत समझिएगा कि दूसरे का बच्चा है। माता पिता के बाल स्ट्रेट, बच्चे का बाल घुंघराला, देखा होगा। फिर माता पिता के हाथ में 5 अंगुली लेकिन बच्चे के हाथ में 6 अंगुली। तो ऐसे कई कैरेक्टर देखने को बच्चों में मिल जाते हैं जो माता पिता में तो नहीं होते हैं लेकिन बच्चों में उपस्थित होते हैं। तो उसको भी इसी हेरिडिटी के साथ जोड़ दिया गया। जो अलग से कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि भेजा गया है महेश जी, मैंने पीडीएफ भिजवाया है, कई लोगों को मिला भी है, आप मैनेजमेंट से बात करिएगा, ठीक है ना? आप बात करिएगा, जब कई लोगों को मिल चुका है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? जाहिर सी बात है, भेजा जा चुका है, रिफ्रेश कर लीजिए, जो आपको जो भी है देखिए होगा। तो जेनेटिक्स और हेरिडिटी, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है ना? जेनेटिक्स और हेरिडिटी का एक ही डिफिनीशन है, ठीक है ना? माता पिता से बच्चों के अंदर लक्षणों का पहुंचना, जनरेशन टू जनरेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स और इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब जो बच्चों के अंदर कुछ अलग से कैरेक्टर उत्पन्न होने लगते हैं उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन या विभिन्नता। उसको भी जोड़ दिया गया किससे? हेरिडिटी के साथ। आनुवंशिकता या आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना? ग्रेगर जॉन मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि आनुवंशिकता से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना? इसलिए इसलिए इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था वेटसन। एक्चुअली वेटसन साहब ने ही जेनेटिक्स टर्म दिया था। तो वेटसन साहब को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मेंडल साहब ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च था, उस चर्च में गार्डन की रखवाली करते थे। और जब गार्डन की रखवाली करते थे तो उन्होंने मटर के पौधे को देखा, और मटर के पौधे को देखा कि साल भर में इसकी कई वैरायटी उत्पन्न हो जा रही है। तो मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उसके लिए उन्होंने कुल 7 गुणों को लिया, 7 कैरेक्टर को, ठीक है ना? 7 कैरेक्टर में एक लंबा पौधा, बौना पौधा, फली का रंग लाल, फली का रंग हरा, ठीक है ना? फली कैसा है, गोल है कि झुर्रीदार है, ऐसे 7 कैरेक्टर लिए और 7 कैरेक्टर को लेकर ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। और एक्सपेरिमेंट के बाद जो इनका रिजल्ट आया उस रिजल्ट को उन्होंने तत्कालीन मैगजीन में छपने के लिए भेज दिया।
और उस रिजल्ट का शीर्षक रखा गया द प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल हिस्ट्री। जब ये लेख छपा तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में तहलका मच गया, क्योंकि उस समय 3 बड़े वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डे ब्रिज, डेस्मार्क और कोरेंस। 3 वैज्ञानिक थे और ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में बड़े वैज्ञानिक थे। जब उन्होंने मेंडल साहब के थीसिस को पढ़ा तो पहली ही बार में रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? उसके पीछे रीजन था। मेंडल साहब ने यह कहा था कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो ऐसा करने से ऐसा होता है तो ये क्यों हो जाता है, किस कारण से होता है, मेंडल साहब ये एक्सप्लेन नहीं कर, तो उनके नियम को मान्यता नहीं मिली। इनके मृत्यु के पश्चात बात है, ये इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट नियर अबाउट 1800 के आसपास, ठीक है ना, 1866 में मेंडल्स का नियम। बट इनके नियम को मान्यता मिली सन 1900 में, ठीक है ना। और 1900 में मान्यता कैसे मिल गई? क्योंकि मेंडल साहब ने जो बताया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, उसका रीजन वो नहीं बता पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बायोटेक पढ़े होंगे तो बायोटेक का काल पढ़ा होगा, ईरा, है ना। प्राचीन काल से लेकर सन 1800 तक जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य होता था, लेकिन सब अनुभव के आधार पर था। मेसोपोटामिया आज के लगभग 10,000 साल पहले मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग वाइन बनाना सीख गए थे, बियर, दही, चीज, पनीर, खेती करना सीख गए थे। इसके अलावा जंतुओं के बीच ब्रीडिंग कराना सीख गए थे, बीजों का चुनाव करना सीख गए थे, कौन सा बीज खराब है और कौन सा अच्छा। लेकिन ये सब मानवीय आधार पर था, उसके पीछे का विज्ञान उन लोगों को नहीं पता था। यह आप खुद अपने समाज में देखिए, है ना। प्राचीन काल, महाभारत, रामायण जब भी रहा होगा, ठीक है ना, सबको पता था कि दूध में छाछ डालने से दही बनता है। वो तो 1900 के बाद पता चला ना कि दूध से दही बनाने का काम तो लैक्टोबैसिलस लैक्टेस ही कर रहा है, लेकिन हम दूध से दही पता नहीं कब से बना रहे हैं। तो ये मानवीय आधार पर था, ठीक है ना। तो मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट आया, तो वो उसका रीजन नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो जा रहा है, बट उन्होंने कहा था कि ऐसा होता है। तो तीनों वैज्ञानिकों ने रिजेक्ट किया। अच्छा, एक बात और थी कि तब तक जीन की खोज नहीं हुई थी। मेंडल्स के नियम के आने के पश्चात 10-12 सालों के बाद जॉनसन साहब ने जीन की खोज की। 1952 में डीएनए का मॉडल प्रस्तुत कर दिया गया। तो पता चला कि मेंडल साहब जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, उसके पीछे रीजन कुछ और नहीं, उसके पीछे है जीन। तब 1900 में क्या हुआ, 1900 के बाद से मेंडल्स के नियम को मान्यता मिली, ठीक है ना। अब आप ये कंफ्यूजन मत करिएगा कि 1952 में नोबेल प्राइज मिला था, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया गया था, बट डीएनए की खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी। डीएनए की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, ठीक है ना। हाँ, वो कम बताया गया होगा क्योंकि आपके सिलेबस में ओम कुमार जी कम है ना, आपके सिलेबस में बायोटेक बहुत कम है, ठीक है ना। यूपीएससी में है, दमदार है। यूपीएससी में तो खाली टेक्नोलॉजी ही है, जनरल साइंस तो है ही नहीं है। तो वहां ये सब डिस्कस किया जाता है, मैं ओरली आपको ऐसे ही बता दिया। तो अब मेंडल साहब के नियम को मान्यता मिली, तो मेंडल साहब ने जो नियम दिया था वह लैंगिक जनन के लिए था। और लैंगिक जनन के लिए मेंडल्स का नियम अप्लाई नहीं होता है। केवल किसके लिए अप्लाई होता है? लैंगिक जनन के लिए अप्लाई होता है। लैंगिक जनन का तात्पर्य जहां पर सेक्सुअल पदार्थों का, लैंगिक पदार्थों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। मेंडल्स का नियम प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह इन सब के लिए लागू नहीं है, ठीक है ना। तो मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो अगर हम मेंडल्स की बात करें तो मेंडल साहब ने किस पर अध्ययन किया था? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर कितने गुणों को लिए थे? कुल 7 गुणों को लिए थे। और फिर इन्होंने क्या किया?
आनुवंशिकता का नियम दिया। और कितने आनुवंशिकता के नियम दिए? कुल 3 नियम दिए। ठीक है ना? कुल कितने नियम दिए? तीन नियम दिए गए थे। तो जो मेंडल्स के नियम हैं, ये मेंडल्स के नियम केवल लैंगिक जनन पर ही आधारित थे। केवल लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है ना? अलैंगिक जनन के लिए मेंडल्स का नियम एप्लीकेबल नहीं है, केवल किसके लिए? लैंगिक जनन पे। तो अब मेंडल साहब ने कुल कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। उन 3 नियम में पहला नियम है मेंडल साहब का, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना? लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी होती है इसकी प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम पहला नियम था। ठीक है ना? दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम है इनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल साहब ने कुल कितने नियम को बताया? 3 नियम को बताया। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब पहला जो नियम था मेंडल साहब का, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखिएगा यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये क्या नियम है? पहले बता चुके हैं। मेंडल्स ने किस पर अध्ययन किया था? मटर के पौधे पर। कितने गुणों को लिया था? 7 गुणों को लिया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? मेंडल साहब ने यह कहा कि जब एक जोड़ी, कितना? जब एक जोड़ी विपरीत गुणों को आपस में क्रॉस कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? छुपे रहते हैं। मेंडल साहब ने यह कहा था कि जब एक जोड़ी विपरीत गुणों को आपस में क्रॉस कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि अप्रभावी क्या होते हैं? छुपे रहते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया कि एक लंबा पौधा लिया और एक क्या ले लिया? बौना पौधा। ये जो कैपिटल टी इंडिकेट हो रहा है, ये कैसा? लंबा पौधा। और स्मॉल टी कैसा है? बौना पौधा। तो मेंडल साहब ने कहा कि जब एक जोड़ी विपरीत गुणों को हम आपस में क्रॉस कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि अप्रभावी क्या होते हैं? छुपे रहते हैं। अब इनके बीच क्रॉस कराइए तो आप देखिए, इस कैपिटल टी को एक बार इसके साथ रखिए, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी कैपिटल टी को इस दूसरे के साथ रखिए, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी को इसके साथ रखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी को इसके साथ रखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना? ये कौन सा जनरेशन? पहला, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है? तो पहली पीढ़ी में आप देखिए, जब लंबे पौधे को बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया गया, तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे दिखे, सब के सब कैसे दिख रहे हैं? संकर लंबे दिख रहे हैं। बौना एक भी नहीं आया। ठीक है ना? और इन पौधों की लंबाई इतनी जैसी भी नहीं रही। रियल जो लंबा वाला पौधा है,
उसके जितना भी नहीं रहे, लंबाई से थोड़ा सा छोटा मिला लेकिन बौना पौधा नहीं आया। ठीक है ना। तो यहां पर मेंडल साहब ने कहा कि लंबापन प्रभावी और बौनापन अप्रभावी। ठीक है। तो मेंडल साहब ने यह कहा कि जब एक जोड़ी विपरीत पौधों को हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि अप्रभावी क्या होते हैं? छुपे रहते हैं। तो अप्रभावी गुण छुपे रहते हैं, यह कैसे पता चला? तब वहां पे आता है मेंडल्स का दूसरा नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आपका देखो पहला नियम। अब यहीं पर मेंडल्स का दूसरा नियम आता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल्स के दूसरे नियम में क्या था कि जो पहली पीढ़ी से रिजल्ट आया, क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे आए? सब संकर लंबे। इन्होंने क्या किया कि पहली पीढ़ी से जो रिजल्ट आया उसी का आपस में क्रॉस कराया। अब देखो क्या रिजल्ट आया। इस कैपिटल टी को इसके साथ रखो, कुछ नहीं बस रखना है साथ में, कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर इस कैपिटल टी को इसके साथ रखो, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको इसके साथ रखो, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको इसके साथ रखो, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कौन सा जनरेशन हो गया? सेकेंड जनरेशन। ठीक है ना। अब इस सेकेंड जनरेशन में देखो ये तीन पौधे आपको कैसे दिख रहे हैं? तीन पौधे तो आपको लंबे दिख रहे हैं, लेकिन एक पौधा कैसा दिख रहा है आपको? बौना दिख रहा है, जबकि ये रिजल्ट इसी से आया है। ठीक है ना। इसी को मेंडल साहब ने कहा। वो ये कहा कि पहली पीढ़ी में अगर हम एक जोड़ी विपरीत गुणों का क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि अप्रभावी क्या है? छुपे रहते हैं। और जब हम पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे का आपस में क्रॉस कराते हैं तो जितने भी कैरेक्टर हैं सब अलग अलग कैरेक्टर क्या होते हैं? उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है। तो अब दूसरी पीढ़ी में अब आप देखिए, तीन तो लंबे आपको दिख रहे हैं और एक कैसा है? बौना। और ये बौना कब आया? दूसरी पीढ़ी में। इसका मतलब बौनेपन का गुण यहां पर क्या था? छुपा हुआ था। तो इस पीढ़ी में बौनापन अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाया, तो यहां पर लंबा प्रभावी और बौना अप्रभावी। लेकिन यहां पर क्या हो गया? बौनापन प्रदर्शित होने लगा। ठीक है। तो रियल में अगर देखा जाए तो यहां पर एक शुद्ध लंबा है, दो संकर लंबे हैं और एक कैसा है? बौना है। तो इसी रेशियो को हम बोलते हैं जीनोटाइप। इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, यानी कि जीन लेवल पर। और ये जो तीन संबंधी एक आया, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो एक मेंडल्स का पहला नियम और दूसरा है मेंडल्स का दूसरा नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर इसके बाद एक और नियम है। ठीक है। तो पहला नियम का डिफिनीशन क्या होगा कि जब एक जोड़ी विपरीत गुणों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि अप्रभावी छुपे रहते हैं। दूसरा नियम मेंडल्स का पृथक्करण का नियम, वो क्या कहता है? जब पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधों को हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो सभी लक्षण अलग अलग उत्पन्न होने लगते। ये मेंडल्स का दूसरा नियम। ठीक है ना। तो मेंडल्स के दूसरे नियम में जो रेशियो आया, बाहर से दिखने वाला रेशियो जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, तीन संबंध है, रियल में जो है वो एक संबंध है, दो संबंध है, एक जीनोटाइप। ये मेंडल्स का दूसरा नियम। अब मेंडल्स का एक तीसरा नियम भी है। मेंडल्स का तीसरा नियम है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल्स ने जो तीसरा नियम लिया था वो कोई नियम नहीं था। मेंडल्स के दो ही नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
तीसरे नियम में क्या किया उन्होंने कि 2 जोड़ी कैरेक्टर ले लिया। पहले कितना था? 1 जोड़ी था। बट मेंडल्स के तीसरे नियम में उन्होंने क्या कर लिया? 2 जोड़ी कैरेक्टर ले लिया, और जब 2 जोड़ी कैरेक्टर लिया तो रिजल्ट भी ज्यादा आया। भाई 1 जोड़ी कैरेक्टर लिए तो 4 रिजल्ट आ रहा है, तो 2 जोड़ी कैरेक्टर लिए तो कुल कितना रिजल्ट आया? 16 रिजल्ट आया। आप देखिए ये रिजल्ट है आपका। अब 2 जोड़ी कैरेक्टर लिया, यानी क्या ले लिया? बीज का रंग पीला और गोल, एक जोड़ी ये, और दूसरा ले लिया बीज का रंग हरा और कैसा? झुर्रीदार। ठीक है ना? आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं बता रहा हूं क्या आपको जानना है इसमें। तो जब उन्होंने 2 जोड़ी कैरेक्टर लिया तो रिजल्ट कितना आया? ये आप चार्ट देख रहे हो, ये भी आपको नहीं रटना है। कुल कितने कैरेक्टर आए? 16 कैरेक्टर आए। उस 16 कैरेक्टर में अगर हम देखें तो जो मेंडल्स का तीसरा नियम है, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब उन्होंने क्या किया? इसमें 2 जोड़ी कैरेक्टर लिया, 2 जोड़ी गुणों को लिया। तो जब 2 जोड़ी गुणों को लिया तो इनका जो फिनोटाइप रेशियो आया 9:3:3:1, ये क्या आया? फिनोटाइप रेशियो। ठीक है ना? फिर उसके बाद जीनोटाइप रेशियो अगर देखें तो इनका जीनोटाइप रेशियो आया 1:2:4, 1:1:1। ठीक है, ये जीनोटाइप रेशियो। ठीक है ना? अब एक चीज आप समझिएगा, मेंडल्स का जो क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में, तो बस इतना पूछेगा, निम्न में से कौन मेंडल्स का नियम है? तो मेंडल्स के तीनों नियम को आप याद रखे रहिएगा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है ना? अगर कभी रेशियो पूछ दिया तो मेंडल्स के दूसरे नियम या तीसरे नियम का रेशियो पूछेगा, और जनरली दूसरे नियम का ही रेशियो पूछता है। फिनोटाइप 3 संबंध 1 और जीनोटाइप 1 संबंध 2 संबंध 1। अभी तक मेंडल्स के तीसरे नियम से क्वेश्चन लगभग नहीं पूछा जाता है। वो इसलिए नहीं पूछा जाता है कि थोड़ा सा ये टिपिकल है, ये मेडिकल वाले बच्चों को पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज में नहीं पूछा जाता है। तो ये रेशियो मान लो, ध्यान रखे रहिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है? तो मेंडल साहब, जिनको हम आनुवंशिकता का पिता बोलते हैं, मेंडल साहब ने कुल 3 नियम को प्रतिपादित किया। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, उसमें यह कहा गया कि जब एक जोड़ी विपरीत गुणों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं। पृथक्करण का नियम, पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधों को जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो सभी लक्षण अलग अलग प्रकट होने लगते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जब 2 जोड़ी कैरेक्टर लेकर क्रॉस कराते हैं तो निम्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मेंडल्स के 3 नियम। अब इसी मेंडल्स के नियम से रिलेटेड और एक सबसे इंपॉर्टेंट मेंडल से संबंधित है, जो आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, नोट्स में भी है, नोट्स पहले ही मैं आपको दे दिया हूं, वो ये है कि मेंडल्स का नियम केवल लैंगिक जनन पर ही आधारित है। ठीक है ना? ये याद रखे रहिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से ये बन सकता है। और लैंगिक जनन पर मेंडल्स का नियम कार्यरत नहीं है। अब इसके बाद मेंडल्स के नियम के बाद इसी में अभी चर्चा था, एक आता है ट्विंस, जुड़वा। ट्विंस किसको बोलते हैं? ठीक है ना? हाँ, तो साइंस आपकी कक्षा 9 और 10 की ही है, ज्यादा थोड़ी साइंस है। अब जुड़वा आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और मैं भूल गया, अभी मैं बताता हूं। ट्विंस के पहले यहां पर हम लोगों ने एक चीज देखा था, लॉ ऑफ
डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक चीज आप देखिएगा, यह कहा गया कि पहली पीढ़ी में क्या उत्पन्न होता है, प्रभावी लक्षण, जबकि अप्रभावी गुण क्या होता है इसमें, छुपा रहता है। ठीक है ना। मेंडल्स के पहले नियम का एक अपवाद है, और वो अपवाद है एक पौधा, उस पौधे का नाम है मिरेबिलिस जलापा। उस पौधे का नाम है मिरेबिलिस जलापा, या इसी को बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट। तो मेंडल्स का पहला नियम कौन है, प्रभाविता का नियम। ठीक है ना। अब ये जो पौधा है मिरेबिलिस जलापा और 4 o'clock प्लांट, तो मेंडल्स का पहला नियम क्या कहता है, गुणसूत्रों की वंशागत का थियरी शायद फ्लेमिंग ने दिया था, बट आई एम नॉट कंफर्म। जहां तक गुणसूत्र की बात है, वॉल्डेयर ने ह्यूमन क्रोमोसोम को बताया था। हाँ, शायद वॉल्डेयर ने गुणसूत्रों की वंशागत थियरी वॉल्डेयर ने दिया था, बट मैं कंफर्म नहीं हूं अभी, मैं आपको बता दूंगा। ये कंफर्म नहीं है मुझे, जहां तक मुझे याद है वॉल्डेयर ही होंगे। ठीक है ना। आप देख लीजिएगा एक बार, वॉल्डेयर ही होंगे। अब ये जो जेनेटिक्स का है, ठीक है ना, देखो कभी कभी क्या चीज होता है ना कि दिमाग से स्किप कर जाता है। ठीक है ना। मे बी शायद वॉल्डेयर ही होंगे, बट आई एम नॉट कंफर्म, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है ना। गुणसूत्रों की वंशागत थियरी, वॉल्डेयर, रॉसबर्गर, हाँ वॉल्डेयर ही होंगे, बट ये मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, मैं बता दूंगा। अब जो पहला नियम है मेंडल साहब का, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा गया है कि प्रभावी लक्षण उत्पन्न होंगे, और अप्रभावी क्या होते हैं, छुपे रहते हैं। वॉल्डेयर ही है, ठीक है, बट मैं कंफर्म नहीं था। ठीक है। तो अब देखिए एक चीज, पहला नियम जो कह रहा है प्रभाविता का नियम, यानी पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होंगे, जबकि अप्रभावी क्या होंगे, छुपे रहेंगे। लेकिन जो एक पौधा है मिरेबिलिस जलापा, जब उसमें रेड फ्लावर का क्रॉस व्हाइट फ्लावर के साथ कराया गया तो कैसा आया, पिंक आ गया। पहली पीढ़ी में कैसा आ गया, पिंक आ गया। तो इसको कहा गया ये अपूर्ण प्रभाविता। इसी को क्या कहा गया, अपूर्ण प्रभाविता, इनकंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता किसमें प्रदर्शित होता है, तो वो है मिरेबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट। या ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन मेंडल्स के नियम का अपवाद है, एग्जाम्पल। ठीक है ना। या ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा नियम मेंडल्स के नियम का अपवाद है, तो वो है अपूर्ण प्रभाविता। तो 3 टाइप्स के इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इनकंप्लीट डोमिनेंस एक ही पौधा शो करता है, वो है कौन, मिरेबिलिस जलापा, या फिर इसी को हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। ये मेंडल्स के नियम का क्या है, अपवाद है। इसको आप लोग देखे रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम चर्चा करें ट्विंस की, ठीक है ना, ट्विंस को हम बोलते हैं जुड़वा। ठीक है ना। और जुड़वे लोगों को आप लोग देखे भी होंगे। देखिए आपके सामने ये एक जुड़वा है। ठीक है ना। शकल सूरत सब कुछ क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से सेम है, समान है। ठीक है। तो अब ये जो ट्विंस होते हैं, जनरली ट्विंस 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, इसको हम बोलते हैं भ्रातीय जुड़वा। दूसरा है आइडेंटिकल ट्विंस,
इसको हम बोलते हैं समान जुड़वा, और तीसरा है आपका साइमेज। साइमेज, साइमेज की हिंदी नहीं होती। ठीक है ना। ये 3 प्रकार के ट्विंस पाए जाते हैं। ठीक है। अब ट्विंस के पहले एक चीज और जान जाइएगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक अंडाणु कोशिका से एक शुक्राणु कोशिका क्या करता है, फ्यूज करता है। एक ही अंडाणु कोशिका से एक ही क्या होता है, शुक्राणु कोशिका फ्यूज करता है। कभी कभी क्या होता है, किसी महिला में 2 अंडाणु कोशिका से पुरुष के 2 शुक्राणु कोशिका क्या कर जाते हैं, फ्यूज करते हैं, बट अलग अलग ही फ्यूज करेंगे, साथ में नहीं। पुरुष के 2 शुक्राणु से महिला के 2 अंडाणु क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। तो पुरुष का यहां पर दोनों एक्स एक्स भी फ्यूज कर सकता है, पुरुष का 2 वाई भी फ्यूज कर सकता है, या पुरुष का एक एक्स और एक वाई भी फ्यूज कर सकता है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में 2 अलग अलग अंडाणु से जब 2 अलग अलग शुक्राणु फ्यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है 2 अलग अलग जाइगोट बनेंगे। और ये जो 2 अलग अलग युग्मक या जाइगोट बनेंगे, उस कंडीशन में दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है। तो इस प्रकार के ट्विंस को हम क्या बोलते हैं, भ्रातीय जुड़वा। क्या बोलते हैं, भ्रातीय जुड़वा। यानी कि जब 2 अलग अलग अंडाणुओं से 2 अलग अलग शुक्राणु फ्यूज करते हैं, जिनसे 2 अलग अलग युग्मक बनते हैं, तो उस कंडीशन में 2 लड़के भी हो सकते हैं, 2 लड़कियां भी हो सकती हैं, और एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है। उसी को हम बोलते हैं भ्रातीय जुड़वा। तो पहले ट्विंस का टाइप है आपका भ्रातीय जुड़वा। ठीक है ना। अब दूसरा ट्विंस है आपका जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस का तात्पर्य समान जुड़वा। ठीक है ना। ये जो समान जुड़वा होता है, ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की तरह होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक एग सेल है, और उस एग सेल का ये आपका केंद्रक, फिर यहां पर आया आपका स्पर्म सेल, और ये शुक्राणु कोशिका का केंद्रक। ठीक है। इनके बीच क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब निषेचन के फलस्वरूप ये केंद्रक यहां पर गया, और ये दोनों केंद्रक आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। ठीक है। ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन अभी तक। अब ये क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा। ठीक है ना। एक जाइगोट बनेगा। जैसे ही इनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होता है, जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, तो कभी कभी क्या होता है, यही युग्मक कितने भागों में, 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि महिला का एक्स था और पुरुष का वाई गया, तो ये जो जाइगोट बन रहा है वो किसका बनेगा, लड़के का। तो जैसे ही इनका केंद्रक आपस में फ्यूज होता है, किसी रीजन से ये 2 भाग में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब ये 2 भाग में टूट जाते हैं, तो अब आप ये देखिए कंडीशन कैसे हो गई, एक आधा यहां पर, ये, और आधा पोर्शन आपका यहां पर। ये यही किसका होगा, 2 भाग में टूट गया। लेकिन अब देखो, यहां पर तो डीएनए कितना भाग में बटा, 2 भाग में। और डीएनए के पास ये क्षमता है कि अपने जैसा क्या कर देगा, दूसरा बना लेगा। तो जैसे ही ये युग्मक 2 भाग में डिवाइड हुआ, और किसका युग्मक डिवाइड हुआ, लड़के का। तो जब ये 2 भाग में डिवाइड होता है, तो फिर ये पूरा बना लेता है, और फिर ये पूरा बना लेता है। तो उस कंडीशन में कितने होंगे, 2 लड़के हो जाएंगे। ठीक है ना।
अगर ये युग्मक लड़की का है तो 2 लड़की हो जाएंगे, लेकिन कभी भी एक लड़का और एक लड़की नहीं हो सकते, क्योंकि ये जाइगोट किसका है, या तो लड़के का है या तो लड़की का है। तो इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल जो साधारण है उसी टाइप्स का होता है, बट इनका जो युग्मक होता है वो 2 भागों में टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग फिर अपने आप को क्या करता है, नया बना लेता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि यहां से बीच से हमको अलग कर दिया जाए, ठीक है ना। तो जब बीच से अलग कर दिया जाए तो लेफ्ट वाला तो पूरा राइट जैसा ही बना लिया, और ये राइट वाला कैसा बना दिया, लेफ्ट जैसा बना लिया। तो 2 बॉडी हो गई ना, लेकिन दोनों कैसी होंगी, एक दूसरे के समानांतर, बिल्कुल पैरेलल। एक दूसरे की शकल सूरत भी क्या होगी, सेम होगी। लिंग भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस प्रकार के ट्विंस को हम बोलते हैं समान जुड़वा। और आइडेंटिकल ट्विंस में यह भी देखा जाता है कि कभी कभी इनका डीएनए फिंगरप्रिंट भी क्या होता है, सेम होता है। इस वजह से आइडेंटिकल ट्विंस को डीएनए फिंगरप्रिंट का अपवाद भी माना जा सकता है, क्योंकि कई केस में देखने को मिला है कि इनका डीएनए फिंगरप्रिंट भी क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो एक भ्राती जुड़वा और दूसरा कौन सा है आपका, समान जुड़वा। ठीक है ना। अब इन दोनों में अंतर सबसे बड़ा क्या है कि जो भ्राती जुड़वा होते हैं ये अलग अलग जाइगोट से डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग। ठीक है ना। तो चूंकि ये अलग अलग जाइगोट से डेवलप हो रहे हैं, इसलिए इनके डीएनए फिंगरप्रिंट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, और एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में या तो 2 लड़के होंगे या तो 2 लड़कियां होंगी। यहां पर देखो, ये समान लिंग के भी हो सकते हैं और समान लिंग के भी हो सकते हैं, यानी एक लड़का और एक लड़की भी। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस हमेशा क्या होते हैं, समान लिंग के होते हैं। लड़के का जाइगोट 2 भाग में टूटेगा तो लड़का ही बनेगा, लड़की थोड़ी बनेगा। है तो सर, बौद्धिक विकसित एक प्रकार क्यों नहीं होती है। अच्छा, बीकू कुमार जी, बुद्धि के विकास के लिए, ठीक है ना, बाहरी वातावरण जिम्मेदार होता है। ठीक है ना। ब्रेन सेम रहता है, ब्रेन की एक्टिविटी भी सेम रहती है, सब प्रकार सेम है। ठीक है ना। आप खुद समझिएगा, आपके भाई और बहन जो होंगे उनका मानसिक लेवल आप ही के जैसा है या फिर अलग है, जबकि समान माता पिता से पैदा हुए। ठीक है ना। बौद्धिक जो विकास होता है, बौद्धिक विकास के लिए बाहरी वातावरण जिम्मेदार होता है। ठीक है ना। जबकि दोनों सेम है, सबके अंदर ब्रेन भी सेम है। आप ऐसे भी समझिए ना, 2 जुड़वा हुआ है ना, एक जुड़वे को दिल्ली में रख दिया, एक जुड़वे को युगांडा भेज दिया। ठीक है ना। और 10 साल 15 साल के बाद दोनों को आपस में मिलाएं, अंतर होगा ना, होगा कि नहीं। ठीक है। तो ऑब्वियसली, तो जो बौद्धिक विकास होता है ये बाहरी वातावरण पर निर्भर होता है। और आप खुद समझिए ना, लगभग 50-60 लोग, जितने लोग भी ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग तैयारी करते हैं, वही टीचर है, सबको पढ़ा रहा है, सबका सिलेक्शन तो नहीं होता है। ठीक है। तो बौद्धिक विकास किस पर निर्भर करता है, वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है। ठीक है ना। बट ब्रेन सब में सेम होता है, आपके अंदर जो ब्रेन है वही हमारे अंदर ब्रेन है, ब्रेन इनके अंदर भी वही है, इनके अंदर भी वही है। लेकिन कौन अपने ब्रेन को कैसे डेवलप कर रहा है ये पर्टिकुलर इन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस में विभाजन कैसे होता है, जनरली विभाजन के 2 क्राइटेरिया है। ठीक है ना। आइडेंटिकल ट्विंस उनकी होने की ज्यादा संभावना होती है जो महिलाएं एक काफी लंबे समय के बाद मां बनने की कोशिश करती हैं, नियर अबाउट 40 ईयर्स के बाद। एक तो ये रीजन है। दूसरा आइडेंटिकल ट्विंस बनने का रीजन होता है कि जो दवा इस्तेमाल हो रहा है प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से भी हो सकता है, प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, और कभी कभी इसके लिए रेडिएशन भी जिम्मेदार हो सकता है। कई रीजन होते हैं,
जिसके कारण आइडेंटिकल ट्विंस या फिर आपके साइमेज होने की संभावनाएं बनी रहती। हाँ, नहीं नहीं बिकू जी, ये 100% हम नहीं कह सकते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होता है। कई केस में आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए फिंगरप्रिंट समान देखने को मिला है, इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस को डीएनए फिंगरप्रिंट का अपवाद माना जा सकता है। तो यहां पर तो डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होगा, लेकिन भ्राती जुड़वा में डीएनए फिंगरप्रिंट सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग जाइगोट से डेवलप हो रहे हैं, और यहां जो है वो एक ही जाइगोट से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो एक को हम बोलते हैं फ्रेटर्नल और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। ठीक इसी में एक तीसरा होता है, वो है आपका साइमेज। अब साइमेज कुछ नहीं होता है, साइमेज आइडेंटिकल ट्विंस की तरह होता है। साइमेज की हिंदी नहीं है। अब ये जो साइमेज है आपका, अब देखिए, ये मान लीजिए एग सेल, यहां पर महिला का केंद्रक और यहां पर आपके पुरुष का केंद्रक, ये फ्यूज हो गया। ठीक है ना। अब क्या होता है, साइमेज की कंडीशन में क्या होता है कि ये आइडेंटिकल ट्विंस की तरह होते हैं, बट होता क्या है कभी कभी कि इनका जो डिवीजन होता है वह पूरा नहीं हो पाता है। जहां तक युग्मक डिवाइड होगा, तो जुड़वा में देखा जाता है एक हेल्थी है दूसरा अनहेल्थी है, तो वो तो न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है ना। नेचुरली दोनों सेम है, प्राकृतिक तौर पर दोनों सेम है, ऐसी बात नहीं है कि एक हेल्थी है दूसरा अनहेल्थी है, तो वो न्यूट्रिशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, उनका वो रीजन नहीं है ना। दोनों में सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर है, दोनों में सेम गुण है, कोई अंतर नहीं है उसमें। अब ये हो सकता है कि पैदा होने के बाद एक जो है रिस्पॉन्ड सही वातावरण के प्रति न कर पा रहा हो, दूसरा कर पा रहा हो। एक को जो न्यूट्रिशन बॉडी में लग रही हो, दूसरे को न्यूट्रिशन न लग रही हो सकता है कि दूसरे को कोई इंटरनल इन्फेक्शन हो गया हो, यह भी हो सकता है। कई रीजन हो सकता है, लेकिन आनुवंशिक स्तर पर दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर एक को कोई आनुवंशिक बीमारी है तो दूसरे को भी आनुवंशिक बीमारी होगी। बट ये मत समझ लेना कि एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है, सिर्फ पिक्चर में होता है। रियल में ऐसा नहीं होता है कि एक को थप्पड़ मारो तो दूसरे को दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बाहरी कारण है। ठीक, तो अब ये जो साइमेज है, इस साइमेज में क्या होता है कि ये आइडेंटिकल ट्विंस की तरह होते हैं, लेकिन इनमें विभाजन पूरी तरीके से नहीं होता है। तो जहां पर ये विभाजित होंगे, सर जब जाइगोट बन जाता है उस टाइम अगर महिला अदर पर्सन से, पागल, जब एक बार जाइगोट बन जाएगा तो महिला को फिर प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, अंडे बनेंगे ही नहीं। ठीक है ना। एक बार जाइगोट बन जाने के पश्चात जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक नए अंडे नहीं बनते हैं, तो प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब ये जो आइडेंटिकल ट्विंस है, अब ध्यान से सुनिए, अब ये आइडेंटिकल ट्विंस की तरह ही होते हैं साइमेज, बट आइडेंटिकल ट्विंस में टोटल डिवीजन हो जाता है, पूरा डिवीजन हो जाता है, लेकिन साइमेज में पूरा डिवीजन नहीं होता है। जहां तक ये डिवाइड हुए वहां तक तो दो शरीर रहता है, लेकिन जहां से डिवीजन बंद हो गया वहां से उनके बीच में कॉमन अंग रहता है, एक अंग रहता है। तो ऐसे बहुत सारे आप देखे होंगे कि बहुत से बच्चे आपको मिल जाएंगे, कुछ के बीच बॉडी दो है, उनके बीच पेट एक है। ठीक है ना। कभी कभी देखा जाता है कि सर जो है वो एक है लेकिन पूरी बॉडी क्या है, दो है। कुछ थाई से जुड़े होते हैं, कुछ सर से, कुछ चेस्ट से वगैरह। तो इस प्रकार के ट्विंस को हम क्या बोलते हैं, साइमेज ट्विंस बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आइडेंटिकल ट्विंस की तरह होते हैं, बट ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं। जहां तक डिवीजन होता है वहां तक दो पार्ट होता है, और जहां से डिवीजन बंद हो जाता है वो सिर्फ एक पार्ट रहता है, कॉमन अंग रहता है। तो तीन प्रकार के ट्विंस होते हैं, फ्रेटर्नल, आइडेंटिकल और तीसरा है आपका साइमेज। ठीक है ना। हाँ, दोनों ये जुड़े रहते हैं, एक साथ ये जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, सरवाइव करते हैं और बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो जेनेटिक्स में दो चीजें हम लोगों ने देखा, मेंडल्स नियम और ट्विंस। अब इसमें एक चीज और है, वो है जेनेटिक कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं लिंग सहलग्न गुण, और इसकी चर्चा हम करेंगे कल, और फिर कल ही हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे आपका ब्लड। ठीक है, थैंक यू।